जैसे 2022 का अगर आप देखोगे टाइम जब मार्केट थोड़ा फॉल हुआ था, तो ऐसा नहीं था कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स कोविड टाइम पे आए थे और प्री कोविड में आए थे, वो पैनिक होके बाहर चले गए। दोज इन्वेस्टर्स रिमेन इन्वेस्टेड वेरी वेल। सो आई थिंक जो मेजॉरिटी इन्वेस्टर्स के अंदर हम देख रहे हैं, दैट गिव्स यू कॉन्फिडेंस कि यस, ये इन्वेस्टर्स जो आए हैं बहुत लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से आए हैं, एंड दे नो कि मार्केट में अपसाइड डाउनसाइड क्या होता है। जब ये जंप आया है कि सेक्टोरियल इन्वेस्ट की तरफ लोगों का इंक्लिनेशन बढ़ा है, दैट्स व्हेन द टाइम सेक्टोरियल फंड्स ने काफ़ी अच्छा किया है। सो लेट्स से एग्जांपल ऑटोज हैव डन वेरी वेल, तो वहाँ पे लोगों का इंक्लिनेशन बढ़ा। एंड ऑफ कोर्स एज अ इन्वेस्टर इफ आई लुक ओके सेक्टोरियल फंड्स आर डूइंग वे बेटर, तो मैं जाके उनमें इन्वेस्ट कर देती हूँ। दैट कुड बी टू रीजन, या तो फंड काफ़ी टाइम से है एंड वो मिड कैप फंड्स अब लार्ज कैप हो गए हैं, इसलिए दैट एलोकेशन हैज चेंज्ड। सो मैंने एक मिड कैप आइडिया बाय किया था लेट्स से 7-8 ईयर्स पहले। वो मिड कैप इतना अच्छा चला और बड़ा होके लार्ज कैप हो गया है, तो वो आपको पोर्टफोलियो में मिड टू स्मॉल में दिख जाएगा, बट दैट स्टॉक स्टिल माइट हैव अ पोटेंशियल। आपको कंटिजेंसी प्लानिंग में कितना रखना है, तो फॉर दैट यू हैव फंड्स लाइक मनी मार्केट फंड्स, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स, जहाँ पे आप शॉर्ट टर्म के लिए पैसे पार्क कर सकते हो। सो दैट इज समथिंग, वो परसेंटेज आप पहले उसमें डाल के रखो। दैट इज द फर्स्ट थिंग आई थिंक वन शुड लुक फॉर। इम्पॉर्टेंट, कभी जॉब चली जाती है, कभी सडनली पैसे की जरूरत पड़ गई, तो यू शुड ऑलवेज हैव दैट प्रोविजन। आपको ये लगता है ये नॉइस जो मार्केट में है आज से 3 साल 7 साल 8 साल बाद तक का इम्पैक्ट दे रही है, देन यू थिंक थ्रू इट। क्योंकि ऐसे कितने इवेंट्स आए और गए एंड योर मार्केट हैज रिकवर्ड। ओके, वी हैव सफर्ड सच अ बिग इवेंट लाइक कोविड, उसमें एक डिप आया, देन मार्केट रिकवर वेरी वेल। जो पॉलिटिकल वॉर्स हुए, डिप हुआ मार्केट में, ऑयल क्राइसिस हुआ, एनबीएफसी क्राइसिस हुए, एवरीथिंग, बट मार्केट रिकवर्ड। वीडियो शुरू करने के पहले एक क्विक रिमाइंडर, ये वीडियोस प्योरली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हैं। ये हमारे तरफ से किसी भी तरीके की रिकमेंडेशंस नहीं है, इसलिए हमेशा खुद की रिसर्च करें और वो चॉइस लें जो आपके लिए बेस्ट हो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम नम्रता अरोरा है एंड वेलकम बैक टू म्यूचुअल फंड्स की बात। म्यूचुअल फंड्स की बात में हम ग्लोबल और इंडियन इकोनॉमिक कंडीशंस, कमोडिटीज, स्टॉक मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स, इन सब के बारे में बात करते हैं। और आज हमारे इस एपिसोड में वी हैव समवन विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इन दिस पर्टिकुलर स्पेस। आज हमारे शो में है मिसेस शिखा वगेरिया। शी ब्रिंग्स 8 years of industry experience to her current role at Axis AMC, where she has been contributing for over a year as a senior product manager. In her role, she works on fund analysis, product development, and communication. Her key role also includes market and industry analysis for mutual funds and alternate products. Before this, she held positions at Mirae Asset AMC and Motilal Oswal Financial Services. Mrs. Shikha Vagheria has done her MBA in economics at School of Economics, Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore. Hello everyone, I'm Namrata Arora and welcome back to Mutual Funds की बात. Thank you so much for joining us again today. तो आज हमारे साथ we have a very special guest for the first time on Mutual Funds की बात. We have Ms. Shikha Vagheria, who is the product manager at Axis Mutual Fund. Hi Shikha and welcome to Mutual Funds की बात. Hi, Namrata, thank you so much for having me. Thank you. We are absolutely looking forward to this particular conversation. So let me start off by asking you the very first question, Shikha. And आप इस इंडस्ट्री के इतने टाइम से you have been a part of this industry. I'm sure आपने इस इंडस्ट्री को ग्रो होते हुए देखा है, आपने बहुत सारे hurdles भी देखे होंगे. And I'm sure you're proud of the milestones that we have achieved in this industry so far. The mutual fund industry के जो assets हैं, they have recently topped the 50 trillion rupees landmark in December 2023. तो आपके ओपिनियन में ऐसा क्या है जिसकी वजह से इतने सारे लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं? एंड यू थिंक ये जो हमने ग्रोथ देखी है ये हम म्यूचुअल फंड्स में सस्टेन कर सकते हैं? एंड जस्ट वन मोर क्वेश्चन अराउंड दिस, कैन इंडियन मार्केट्स absorb this kind of cash flow into different stocks? ओके, तो टू आंसर यू फर्स्ट कि क्या इतना अट्रैक्ट कर रहा है डिफरेंट लोगों को, सो येस वी हैव सीन लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स कमिंग इन, स्पेशली आफ्टर लास्ट 2 years 3 years और सो. Three reasons I think which is on top of my mind. पहला है जो country, if you see the how India as a country has grown, तो जो financial literacy बढ़ी है, जो हमारा culture change हुआ है from a savers economy to now people are more aware about investing, more interested in investing. So that change we have seen as a nation together. So that is one of the reason कि mutual fund में भी इतना ज़्यादा attraction है. Two, I think regulators also have done a lot. उन्होंने ट्रांसपेरेंसी लाई है, दे हैव इंट्रोड्यूस टैक्स नॉर्म्स जो कि इन्वेस्टर्स को बेनिफिट करेंगे, न्यू थीम्स इंट्रोड्यूस हुई है, कैंपेन्स हुए हैं, इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए हैं. सो ऑल दिस एफर्ट्स जो हुए हैं रेगुलेटर्स की तरफ से, काफ़ी सारे लोग अट्रैक्ट हुए हैं म्यूचुअल फंड में. थर्ड,
जो मुझे लगता है अनदर एक बड़ा रीज़न है कि जितना डिजिटली ईज़ी से बनाया गया है टू इन्वेस्ट, लाइक अ क्लिक, इट्स लाइक डूइंग अ ट्रांज़ैक्शन नॉर्मली जो आप बैंक के साथ करते हो, इतना ईज़ी है इन्वेस्ट करना। सो दैट इज़ अगेन जितना आप ईज़ और कम्फ़र्ट दोगे इन्वेस्टर को, आई थिंक उतने ज़्यादा इन्वेस्टर्स जो है इंटरेस्टेड होते हैं आपके साथ डील करने में और आपके इधर इन्वेस्ट करने में। Sure. And to answer you, do India have appetite or do we see this continue? तो अगर आप as a India economy देखोगे आज, so we are continuously on the course of growing. If we see कि industrial activities, we have recovered the capex, strong economic growth हुई है हमारी, earning outlooks have also improved. तो अगर मैं globally geographies के साथ भी compare करूँ तो India not just now but coming years also we see कि strong economy रहेगी. इस वजह से यहाँ पे growth is expected, definitely expected. सो इंडिया अगर ग्रो करेगा तो मार्केट ग्रो करेगा एंड वी बिलीव दैट कि जो अट्रैक्टेड हुए इन्वेस्टर्स वो भी बढ़ेंगे, प्लस द एपेटाइट जो है मार्केट का वो भी बढ़ेगा क्योंकि हम ग्रोइंग इकोनॉमी है यहाँ पे। सो नॉट जस्ट फॉर द इंडियन इन्वेस्टर्स बट द फॉरेन इन्वेस्टर्स ऑल्सो वी हैव लॉट ऑफ एपेटाइट फॉर द इनफ्लो देयर। Yeah. No, I completely agree with you. And, I remember कि you said ease of convenience, right? I started investing way back in 2008 और तब सारा paperwork के साथ हम काम करते थे. And now you have everything at the click of a button, right? मतलब आप 10 सेकंड में अपना इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो. तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स के लिए पूरा इन्वेस्टमेंट सिनारियो बहुत ईजी और कन्वीनियंट हो गया है, जो आई थिंक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर श्योर. बट शिखा, आपको लगता है कि ये ग्रोथ सस्टेन हो पाएगी? मतलब म्यूचुअल फंड्स में लोग कंटिन्यू करेंगे इन्वेस्ट करना? डू यू थिंक दैट्स गोइंग टू हैपन? सी अगर आप लास्ट दो कुछ टाइम देखोगे तो वन नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स इंक्रीज हुए हैं, टू द मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टर्स आल्सो ग्रोन वेल। सो जैसे 2022 का अगर आप देखोगे टाइम जब मार्केट थोड़ा फॉल हुआ था तो ऐसा नहीं था कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स कोविड टाइम पे आए थे और प्री कोविड में आए थे वो पैनिक होके बाहर चले गए। दोज इन्वेस्टर्स रिमेन इन्वेस्टेड वेरी वेल। सो आई थिंक जो मेजॉरिटी इन्वेस्टर्स के अंदर हम देख रहे हैं दैट गिव्स यू कॉन्फिडेंस कि यस ये इन्वेस्टर्स जो आए हैं बहुत लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से आए हैं and they know कि market में upside downside क्या होता है। So slightly educated investors are there in the market. So yes, we believe जो है वो भी continue करेंगे. Plus how the economy is shaping up in terms of GDP growth, multiple positive drivers are there. This will ensure that the market also keeps on growing. So new investors will also get attracted towards it. Okay, sure. Wonderful. Okay, so now let me ask you one more question, and I think ये बहुत ही important question है from an investor's understanding point of view. हम सबको पता है कि SIPs ने एक बहुत बड़ा role play किया है in this whole process of the mutual fund industry growing in itself. Monthly SIP investments जो है वो consistently ऊपर जा रहे हैं. Jan 2021 में जहाँ ये 8,000 odd crores हुआ करता था, we are at 17,023 crores, 73 crores in November 2023. लेकिन अभी भी हम देखते हैं ऐसे बहुत सारे लोग जो फिर भी बहुत पैसा खर्च करते हैं, जैसे OTT पे या फिर फूड डिलीवरी पे. एंड I've dealt with thousands and lakhs of investors. और मुझे एक जो चीज़ हमेशा इन्वेस्टर्स बोलते हैं वो यही है कि हमारे पास पैसा ही नहीं होता है इन्वेस्ट करने के लिए, राइट? सो एक तरफ हम देख रहे हैं कि SIPs ग्रो हो रहे हैं, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि लोग पैसा भी खर्च कर रहे हैं and giving that as an excuse कि मेरे पास पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए. So, what is your take on this? And I'm asking you this because ये इतनी बार सुनने के लिए मिलता है. So, tell us, एक जो इन्वेस्टर है वो डिसिप्लिन कैसे हो सकता है? Okay, like you said, yes, number of SIPs जो है बढ़ रहे हैं, तो that is the one sign कि already एक set of investors जो है वो काफी disciplined है. The reason is SIP. So I think what I'll say to the investors, I think more set is on the younger investors, which loves to invest. Like if I am the one, if I go to years back when I earned my salary for the first time, if you ask me, I want to spend it. Yeah. So काफी सारे इन्वेस्टर्स ऐसे होंगे आई थिंक जो स्पेंड करना भी पसंद करते होंगे. सो ओनली थिंग आई वांट टू टेल देम इज स्टार्ट स्मॉल. इफ यू आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट और आपको खर्च करना पसंद है, स्टार्ट स्मॉल, बट दिस विल हेल्प यू वन बिल्ड अ हैबिट कि आप धीरे 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 बढ़ा सकते हो एज एंड व्हेन यू ग्रो मैच्योर, एज एंड व्हेन यू हैव मोर मनी इन हैंड. और सेकेंड थिंग, जब आप कुछ टाइम बाद एक बल्क मनी देखते हो ना अपनी सेविंग्स में, दैट गिव्स यू डिफरेंट प्लेजर कि ओके मेरा इतना सेविंग्स, आई कैन डू समथिंग. सो आई थिंक people need to see it from a viewpoint that how the small savings can actually help you out. If you look at SIP, it can start as low as 100 and 500 rupees. So I think that's where we need to promote it. If it's a younger generation who has recently started, working class,
working, then they should be promoted. If it is small, like $1,000 will not make a difference. Just do it, kind of wala situation. And if it's more mature or more like elder investor, then I think उन्हें ये direction देना चाहिए कि your goals or your financial planning needs investing. So that will bring more seriousness there. Okay, okay, fair enough. Okay, Shika, now let me ask you a little bit about अब हम दूसरे अलग अलग कैटेगरीज के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स इतने सारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं, लोग जनरली काफ़ी कंफ्यूज ही रहते हैं. हम ये बोलते हैं कि इट्स ऑलवेज वाइज कि आप अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करिए, नॉट जस्ट अमंगस्ट असेट क्लासेस बट विद इन असेट क्लासेस इटसेल्फ, राइट? तो आपके ओपिनियन में जो मल्टी कैप फंड्स होते हैं, डू यू थिंक दे हैव अ स्ट्रॉन्ग केस? क्योंकि मल्टी कैप फंड्स में हमें पता है कि 25% लार्ज कैप, 25 में 25 स्मॉल कैप स्टॉक्स में जाता है. बट विद मल्टी कैप फंड्स एक जो कंसर्न भी आता है वो यही है कि अगर 50% एलोकेशन मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में जा रहा है, तो क्या ये मल्टी कैप फंड्स को और ज़्यादा रिस्की बना देता है कंपेयर टू द अदर ऑल सीजन फंड्स? Okay. Just to start with the first point जो आपने highlight किया है कि how diversification is there. So one, yes, diversification both आपका asset category level or within asset category level is quite important, right? Now, when I talk about multi-cap fund there, so yes, जैसे 20-25% each में रखता है, so because no time in the market and no one can assure you कि इस टाइम पे लार्ज कैप चलेगा, स्मॉल कैप चलेगा, मिड कैप चलेगा. No one is that, like no one can do it, let's put it that way. अगर आप लास्ट ईयर ऑन ईयर डेटा देखोगे तो नॉट ओनली डिफरेंट एसेट क्लासेस हैव परफॉर्म्ड बट लार्ज मिड कैप में भी. इफ यू लेट्स सी, देयर वाज अ टाइम 20 and 21 में जब स्मॉल कैप हैज डन वेरी वेल. But then there was a time in 22 when gold has done very well, large cap has done very well, or small cap and mid cap has taken ahead. Then again 23, small mid cap has done well. So अलग अलग मार्केट सिनेरियो में अलग अलग मार्केट कैप्स वर्कआउट करते हैं. बट इट डजंट मीन कि अगर मैं बोल रही हूँ कि लेट्स से कि स्मॉल कैप इज डूइंग वेल तो सारी कंपनीज स्मॉल कैप इज डूइंग वेल, और लेट्स से कि अगर मिड कैप रिस्की बन रहा है तो सारी कंपनीज मिड कैप इज रिस्की. ऑब्वियसली स्टॉक सिलेक्शन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो जब मल्टी कैप फंड की बात आती है तो यू हैव 125 25 25 तीनों कैटेगरीज में plus 25% which fund manager can discretionary use. So there he can use a call कि कौन सा ज़्यादा attractive segment है at the point in time and invest more into it. At the same time you don't, कोई मिस नहीं करता है उन आइडियाज पे जो कि लेट्स से मिड कैप है, उसमें कोई अच्छा आइडिया है. सो मे बी द मिड कैप विल नॉट परफॉर्म वेल बट दोज आइडियाज विल डू वेरी वेल और दो स्टॉक्स विल डू वेरी वेल. तो आप वो अपॉर्चुनिटीज पे मिस नहीं करते. सो दैट बेनिफिट अ मल्टी कैप फंड हैव. दैट गिव्स यू एक्चुअल डाइवर्सिफिकेशन और एक बैलेंस आउट करता है आपकी वॉलेटिलिटी को मार्केट के अंदर. बट अगर हम रिस्क के परस्पेक्टिव से देखें तो डू यू थिंक मल्टी कैप फंड्स थोड़े ज़्यादा रिस्की होते हैं कंपेयर टू अदर ऑल सीजन फंड्स लाइक मे बी अ फ्लेक्सी कैप या फिर लार्ज कैप फंड्स? See, from a risk perspective, हम जब भी इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करते हैं, we always say take a longer term view. At least let's say 3 years view. क्योंकि एक साइकिल आपका जो है थोड़ा 3 years में कंप्लीट होता है. अगर मैं लार्ज कैप कैटेगरी की बात करूँ तो इट्स मोर, लेट्स से लार्ज कैप कैटेगरीज आर मोर कंज्यूमर ओरिएंटेड. वहीं पे मिड और स्मॉल कैप कैटेगरीज आर मोर बिजनेस और इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड. So not only this is complementary, but it also provides you a very well diversification form. So that diversification can actually help you out to reduce your risk level. But yes, let's say in a market scenario जहाँ पे large cap is doing very well, that large cap fund can do quite better than a multi cap fund. But in a market scenario जो कि हम आजकल ज़्यादातर देखते हैं कि this keeps on changing. So that risk is there in all the funds. Let's say if large cap overall is not working, तो आपका large cap fund will not work. As a category will not work, right? But that will limit in the multi cap fund there. So that is a benefit. Maybe not, I will not say a added risk there, but maybe more diversification and reduction of volatility ज़्यादा हो सकती है अगर मैं multi cap fund में करती हूँ. All right, okay. आपने स्टॉक सिलेक्शन की बात करी, so let's just talk a little bit about stock selection. So for example, Axis Small Cap Fund जिसका AUM करीब 18,000 करोड़ है, is one of the biggest small cap funds around. So help us understand कि at Axis Small Cap Fund आप लोग क्या करते हैं? How do you pick the stocks for your portfolio? क्योंकि ये एक बहुत ही competitive space है, right? क्योंकि we all understand कि अब इतने सारे small cap funds हैं and we have limited number of stocks, जो आपके पास stock options भी थोड़े limited ही रहते हैं.
एंड डू यू थिंक एज अ फंड मैनेजर जैसे जैसे AUM बढ़ता है वो आपके स्टॉक सिलेक्शन को लिमिट कर देता है, एंड हाउ डू यू मैनेज दिस होल स्मॉल कैप यूनिवर्स? Okay, so small cap, to be honest, is a big universe. It's not like very concise, but yes, वहाँ पे stock analysis करना and to ensure that you buy a good stock gets slightly more difficult than a large cap space. Yeah. If I talk about Axis, Axis is a philosophy. हम लोग quality with growth follow करते हैं. It means we emphasize lot on quality stocks which you need to buy. ये चीज़ सेम चीज़ हमारे स्मॉल कैप फंड में भी अप्लाई होती है. सो जब मैं एक स्मॉल कैप फंड देखूँ एक्सेस का, तो वी यूज़ अ बॉटम्स अप अप्रोच. व्हाट डज इट मीन इज, मैं पहले कंपनी देखूंगी, हाउ कंपनी फंडामेंटल वर्क्स फॉर मी, इज इट समथिंग विच फॉल्स इन माई क्राइटेरिया. उसके बाद यू सी हाउ मैक्रोज आर डूइंग. सो यू गो फ्रॉम बॉटम टू अपसाइड. Okay, so when हम stock selection यहाँ पे करते हैं, so we try and identify the long term businesses there. At the same time हम ये देखते हैं कि there's a risk and reward capability, so you should not buy a stock जो कि higher risk के साथ आ रहा है and you don't see a long term business opportunity there. So if I have to divide it into three parts, let's say फर्स्ट इज द क्वालिटी, जहाँ पे देखा जाता है कि हाउ द मैनेजमेंट, हाउ द प्रमोटर्स इज इट स्ट्रॉन्ग फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग पेडिग्री, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसा है, मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस कैसा है, दे हैव द साउंड ट्रैक और नॉट. देन यू लुक इन टू द फाइनेंशियल कि उनके ROEs कैसे है, ROCs कैसे है. सो योर मैनेजमेंट, योर बिजनेस क्वालिटी एंड योर फाइनेंशियल क्वालिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट. सेकेंड, स्केलेबिलिटी देखा जाता है, बिकॉज छोटे छोटे बिजनेस आए हैं, ठीक है. अब ये बिजनेस तुमने थोड़ा तो बड़ा कर लिया है, बट इज इट समथिंग विच यू कैन ग्रो? ये बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल है? कैन इट गिव्स यू मल्टीपल ईयर ग्रोथ? दैट्स व्हाट वन नीड टू चेक. क्योंकि अगर लिमिटेड कॉन्स्टेंट बिजनेस मॉडल है तो कंपनी ग्रो नहीं करेगी. So you need to see that what business model is following. Are you able to gain more market share? Are you able to create more market for yourself? So that is something जो check हमारे parameters में fall होता है. Third चीज is stability. See, small cap itself is quite volatile space. Yes. So you need to look for a company जो थोड़ा lower volatility देगी और has a sustainable business there. This helps you out जब even shocks होते हैं. So you know we all are aware कि small cap market बढ़ता भी बहुत जल्दी और गिरता भी बहुत जल्दी, slightly more volatile. So इसमें उन companies को देखना जो कि events को event shocks को absorb कर सके और उसमें भी withstand कर सके, that is very important. So that stability factors are very important role. So all this thing like quality, scalability, stability, this becomes the core of how I do a stock selection here. Okay. So as of now, like you said, ki yes, the small cap universe is getting very expensive. Okay, so one has to be very cautious. But what we believe is कि अभी भी small cap में selected pockets ऐसे हैं जहाँ पे still there are opportunities, we can see the growth or they are at a reasonable price at this point. So that's where we are trying to tap them up, increase the allocation, looking for better stocks, looking for more stocks, and continuously giving the opportunity to the investors कि okay, even the valuations are high, but we are trying our best to select the best possible stocks available. लेकिन आपको लगता है कि जैसे जैसे AUM बढ़ता है तो एज अ फंड मैनेजर there's a challenge which is posed? See, if I compare it across the classes, large cap के comparison में yes, slightly more challenging, without say that goes. But as a economy, as a market, we are growing, तो वहाँ पे opportunities भी इतनी है. So one has to be very selective of the opportunity and one has to be very cautious of the risk they are taking. That is very important when it comes to small cap, I guess. Okay. So now I think we'll talk about a very interesting category which is large cap, क्योंकि large cap हमारे we all believe कि large cap जो है it's an all season fund category and everyone should have some form of allocation to large cap. Generally जो है काफ़ी investors passive investing में believe करते हैं in the large cap space, क्योंकि हमने देखा है कि active large cap funds ने जो है benchmark को consistently outperform नहीं किया है. लेकिन I think अभी हमने sudden trend reversal देखा है. We've seen active large cap funds जिन्होंने अपने underlying benchmark को outperform किया है, much better than the mid cap and the small cap funds as markets have soared. तो आपके ओपिनियन में पहले हमें ये बताइए कि एक्टिव लार्ज कैप फंड्स ने इतना अच्छा क्यों किया है, एंड ऑल्सो जो इन्वेस्टर्स हैं क्या उनको एक अपने जो लार्ज कैप का जो एक्सपोजर है उसका हिस्सा इंडेक्स रूट में डालना चाहिए, एंड another question is can the active large cap funds really sustain this kind of outperformance, क्योंकि हमने ये आउटपरफॉर्मेंस देखी नहीं है इतने सालों से, सडनली हम ये देख रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि आउटपरफॉर्मेंस सस्टेन हो पाएगी कुछ इन टाइम्स टू कम? So
if I go 2 years back, like 2021, approximately 50% large cap were able to beat the benchmark. If I go 2022, then only 13-14% were there. And then again, suddenly, like you said, in 2023, there are like almost 73% of large cap which are beating before that. Yeah. So, two, it's not consistent. वो इसलिए है क्योंकि सी अगर एक्टिवली मैनेज लार्ज कैप देखोगे सो अल्टीमेटली उनका एम जो है वो आउट परफॉर्मिंग ऑफ बेंचमार्क होता है दैट बिकम वेरी डिफिकल्ट जब सेबी ने टीआरआई इम्प्लीमेंट कराया था तब बेंचमार्क को बीट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया था फॉर लार्ज कैप स्पेस बट this gives you a very limited yet a good opportunity where यहाँ पे आप active call लेके like अभी क्यों आउट परफॉर्मेंस हुआ है because you not only the selected markets work but lot of stocks work right a lot of stock did not work in the large cap space so जहाँ पे overweight और underweight होना चाहिए वो काफी ज्यादा conscious call लेना होता है so lot of funds took an overweight compared to the benchmark and went underweight compared to the benchmark in other stocks that has actually led to an outperformance of such a like big number which हमने 2 सालों से नहीं देखा था नहीं देखा है, हाँ. now the question comes कि what an investor should do so I think it's not about active versus passive it's always about what investor wants अगर आपको इकोनॉमी के साथ और मार्केट के साथ ग्रो करना है and you don't want to take an active risk and hug the benchmark then you stay with the index fund but agar you want to create some alpha over it you want to take some you believe that someone is able to take an active call by increasing allocation in certain stocks then you go to the large cap space active cost so I think dono hona bhi zaruri hai it depends on what actually an investor is looking for लेकिन अगर हम जनरल सिनारियो की बात करें एज एन इन्वेस्टर अगर मान लो मुझे 100 रुपया एक लार्ज कैप पॉकेट में डालना है तो उसमें से क्या मुझे पूरा 100 रुपया एक्टिव लार्ज कैप में डालना चाहिए पूरा 100 इंडेक्स में डालना चाहिए या फिर आई कैन स्प्लिट इट बिटवीन द टू व्हाट डू यू थिंक I'll say अगर मैं बहुत ही generic बात करूँ so I would like to split it but of course ultimately it's investor choice but in general one should split it क्योंकि आपको वो alpha generation opportunity भी miss नहीं करनी चाहिए है which lot of fund managers have the potential to do it. Sure. Okay, wonderful. So now we're going to talk a little bit about sectoral funds and sectoral funds suddenly हमने देखा है कि investors का बहुत interest जागा है sectoral thematic funds category में AMFI का data यही बताता है कि investors interest has really grown compared to एक diversified fund ले लीजिए या फिर any fund which invests in multiple sectors तो ऐसा क्यों हो रहा है कि sectoral funds जो है suddenly इतने famous हो रहे हैं और आप जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं उनको क्या एडवाइस देंगे रिलेटेड टू अ सेक्टरल और अ थीमेटिक फंड कैटेगरी ऑल्सो हेल्प अस अंडरस्टैंड कि ये कितने सेफ होते हैं कितने रिस्की होते हैं एंड एज अ फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए फ्रॉम फंड्स लाइक दीज yes lot of investors sectorial funds की तरफ move I think there were a lot of new investors who moved towards the sectorial funds since let's say 2020 जब ये जंप आया है कि सेक्टोरियल इन्वेस्ट की तरफ लोगों का इंक्लिनेशन बढ़ा है दैट्स व्हेन द टाइम सेक्टोरियल फंड्स ने काफ़ी अच्छा किया है सो लेट्स से एग्जांपल ऑटोज हैव डन वेरी वेल तो वहाँ पे लोगों का इंक्लिनेशन बढ़ा एंड ऑफ कोर्स एज अ इन्वेस्टर इफ आई लुक ओके सेक्टोरियल फंड्स आर डूइंग वे बेटर तो मैं जाके उनमें इन्वेस्ट कर देती हूँ बट आई थिंक इन्वेस्टर को एक स्मार्ट कॉल लेना चाहिए एंड ऑलवेज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो में बिलीव करना चाहिए लेट्स टेक एन एग्जाम्पल अगर मैं एक डाइवर्सिफाइड फंड में डालती हूँ सो ऑब्वियसली फंड मैनेजर्स टेक्स एन एक्टिव कॉल कि कौन सा सेक्टर यहाँ से वो अच्छा वर्क करेगा कौन सा नहीं वर्क करेगा तो दे एनी विच वेज चेंज द एलोकेशन ऑफ द सेक्टर्स तो एक्सपोजर जो है वो इन्वेस्टर को डेफिनेटली मिलता है अगर लेकिन सेम टाइम पे अगर आप सिर्फ सेक्टोरियल या वन पर्टिकुलर थीमेटिक फंड में अगर आप ह्यूज एलोकेशन कर देते हो एंड द साइकिल चेंजेस और वो सेक्टोरियल फंड डिड नॉट परफॉर्म आपका बिग चंक ऑफ द पोर्टफोलियो विल नॉट डू वेल प्लस आपने जो डाइवर्सिफिकेशन में डाला होगा उसमें भी कुछ इम्पैक्ट आएगा बट दैट इम्पैक्ट विल बी लोअर तो आई थिंक इन्वेस्टर शुड स्मार्टली डाइवर्सिफाइड of course sectorial funds are giving higher you might everyone wants to have a share of it so I think एक इन्वेस्टर को अपना 10 to 15% से ज़्यादा सेक्टोरियल थीमेटिक फंड्स में नहीं डालना चाहिए दैट परसेंटेज वन कैन कीप बेस्ड ऑन द रिस्क एपेटाइट so आप सेक्टर सेलेक्ट करो you can take your active call you can listen to different people and invest but majority chunk should be in the diversified one क्योंकि वहाँ पे भी active calls लिए जाते हैं so that way अगर cycle change होता है so I think for a layman it's very difficult to understand कि cycle कब change हो जाएगा
और बेटर साइकिल कहाँ से चालू होगा, Hmm. लेट्स से. But there is a team, there are a lot of research analysts, there are a lot of fund managers sitting and figuring that out for you. So I think let's take advantage of that in a diversified fund also, and let them take an active call. So invest दोनों में करना चाहिए. Obviously there are no lot of sectorial funds which market is also coming up to give that investor opportunity कि yes, अगर ये theme workout कर रही है, so you can take the complete ride of it. So that is something I will say 10 to 15% of the portfolio an investor can definitely look. At the same time, but majority chunk one should keep in a diversified fund. Okay. So can And we say कि sorry, so can we say कि sectoral fund ज़्यादा risky होते हैं compared to a diversified fund? definitely. So comparatively, high risk, high return जो हम बोलते हैं, वो Yeah. sectorial fund has an appetite to give you high return, at the same time it's give you high risk. वहीं diversified उसके comparison में slightly lower risk होते हैं, because you get a benefit of diversified sectors and multiple stock selections there. Okay. Okay. And do you think फिर अगर sectoral fund में invest करना है तो हमें timing करना चाहिए, because as we all know कि अलग-अलग sectors की अलग cycles होती हैं, तो do you think timing the market would help? See, more than time, see, timing, it's easier said than done, to be very honest. Matlab, Okay. how do you time the market? Yeah. It's very difficult, and only few brilliant people can exactly time it. So अगर आप सेक्टोरियल फंड में जाते हो, तो आई थिंक आप लॉन्गर विजन रखो कि आप जिस भी टाइम पे जा रहे हो उस टाइम से वो साइकिल आप एक कंप्लीट कर सको. सो लेट्स से अगर हम डाइवर्सिफाइड फंड्स के लिए बोलते हैं 3 से 4 साल, तो सिमेटिक फंड्स और सेक्टोरियल फंड्स आर यूजुअली 5 years इन अगो. सो एक Okay. लॉन्गर टाइम होराइजन भी देना होता है अगर आप सेक्टोरियल थीमेटिक फंड्स में एक्सपोजर ले रहे हो. एंड Okay. अगर मैं एक इन्वेस्टर प्रोस्पेक्टिव से समझाऊँ, तो आई कैन पुट इट इन सर्टेन वे कि सी एज अ इन्वेस्टर मेरा एक कोर पोर्टफोलियो होता है, एंड देन एक एडिशनल सैटेलाइट पोर्टफोलियोज टाइप आई कैन कीप. कोर आपका हमेशा इंटैक्ट होना चाहिए है, एंड दैट शुड बी लाइक ह्यूज परसेंटेज ऑफ योर्स, लाइक योर 80% ऑफ योर पोर्टफोलियो शुड बी योर कोर. So that's where you should keep diversified funds with your mapping of your goals, 3 4 years के जो goals है या longer term goals है तो उस according, and then something which you want to play out a little more risk, then you put it into satellite form or something, and that's where you can put thematic. So वो higher risk होते हैं, higher long term horizon के साथ आने का होता है, and as well as at the same time अगर if I want to withdraw today and I know that theme is not working, or I have finished 5 years, I still will have to wait for 2 3 years more for that theme to pick up. So Yeah. entry exit timings are very difficult, but you have to come with a longer vision and allocate a smaller chunk there. ओके, वंडरफुल, ऑलराइट. सो शिखा, हमने देखा है कि काफ़ी जो मिड कैप फंड्स हैं उनका लार्ज कैप स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा एलोकेशन रहता है, मे बी समटाइम्स मोर देन 20%. तो आपके ओपिनियन में ऐसा क्यों होता है, एंड ऐसे जो फंड्स होते हैं आर दे एट अ हायर रिस्क ऑफ अंडर परफॉर्मेंस कंपेयर टू दोज फंड्स जिनका मिड कैप में ज़्यादा एलोकेशन होता है? See, if I look at the SEBI ने जो categorization दिया है, okay, so mid cap fund has to invest at least 65% in the mid cap stocks. Okay, so by virtue, maximum exposure आपका mid cap stocks में होता है. Like you said कि 20% or so अगर आपका large cap में है, so what is the impact? So सबसे पहले I think investor को ये देखना चाहिए कि वो large cap में क्यों है. There could be two reason. या तो फंड काफी टाइम से है एंड वो मिड कैप फंड्स अब लार्ज कैप हो गए हैं, इसलिए दैट एलोकेशन हैज चेंज्ड. सो मैंने एक मिड कैप आइडिया बाय किया था लेट्स से 7 8 years पहले. वो मिड कैप इतना अच्छा चला और बड़ा होकर लार्ज कैप हो गया है, तो वो आपको पोर्टफोलियो में मिड टू स्मॉल में दिख जाएगा, बट दैट स्टॉक स्टिल माइट हैव अ पोटेंशियल. So fund managers might not want to go out of it. That could be one reason behind it. Second, अगर exposure अगर fund manager ने बढ़ाया है, so either it could be because of the view that he's not very comfortable कि mid cap valuations क्या है, and he's finding good ideas on the large cap side there. That could be another reason. So इसका impact क्या रहेगा from a return perspective? अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं, तो जहाँ पे मार्केट इज अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर कि मिड एंड स्मॉल कैप वैल्यूएशंस काफी पीक हो चुके हैं, ओनली सेलेक्टेड पॉकेट्स आर विल डू वेल फ्रॉम हियर, then certain percentage in large cap will actually bring stability and could be good going forward. That could be one way to look at, as well as mid caps compared to large cap are slightly more volatile. So certain percent to large cap will actually bring the stability to the fund rather than bringing more it will help in reducing the volatility there.
Yes, Okay. on a percentage term, 2 years back that could have been a scenario कि yes जिसके पास ज़्यादा mid cap होगा would return, give you a higher return. But I think going forward that could be a scenario when those funds will do well जहाँ पे थोड़ा large cap allocation बढ़ेगा. So Okay. it's about how the market is shaping and how you're changing that allocation of large cap. And also, what is the reason? Like I first mentioned, what is the reason of that large cap in that particular portfolio? Can actually give a better idea कि what impact will be on the returns. ओके, ओके। सो शिखा, काफ़ी जो इन्वेस्टर्स होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, जो इन्वेस्ट करना शुरू करना चाहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता रहता है कि हम कहाँ से शुरुआत करें, राइट? स्टार्टिंग इज ऑलवेज द चैलेंज, एंड आई थिंक दे वुड गेट लॉस्ट इन दिस होल प्रोसेस ऑफ फंड सिलेक्शन। तो आपके ओपिनियन में सबसे अच्छे इक्विटी फंड्स क्या होते हैं फॉर अ फर्स्ट टाइम इक्विटी इन्वेस्टर, या फिर एक फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर को सीधा हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, चाहे वो बैफ हो या मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स हो, और शुड दे लुक एट प्योर इक्विटी फंड्स? एंड लाइक आई आस्क्ड, अगर प्योर इक्विटी फंड्स हैं तो कौन से फंड्स होने चाहिए? Okay. If it's a first time investor, okay. So one thing, कोई भी इन्वेस्ट करने से पहले मुझे लगता है किसी को कुछ करना चाहिए तो वो होता है सेल्फ असेसमेंट। तुम्हारा रिस्क का एपेटाइट क्या है और रिटर्न एपेटाइट क्या है, ठीक है? एंड इट शुड मैच। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप रिस्क बहुत लो लेना चाहते हो बट आपको रिटर्न एक्सपेक्टेशन इज 20%। इट शुड मैच। सो एक प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटी पे एक तो हमें आना चाहिए कि हाँ ठीक है, मेरा रिस्क एपेटाइट क्या है, मेरा रिटर्न एपेटाइट, मेरे को रिटर्न रिक्वायरमेंट्स क्या है, ठीक है? अब उसके बाद यू सी देन कि क्या आपके इसमें सुटेबल है। सो आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट ऑल थ्री ऑफ इट कि क्या क्या किसके लिए सुटेबल हो सकता है। सो अगर लेट्स से आई एम अ यंग इन्वेस्टर एंड मैं वेल्थ क्रिएशन के पर्सपेक्टिव से ही सोच रही हूँ, सेविंग्स पर्सपेक्टिव से सोच रही हूँ दैट आई डोंट वांट टू लुक एट दैट मनी फॉर द लॉन्ग टर्म, then definitely you can directly go to the equity. So maybe you can start with a large cap which is less volatile fund thoda sa. So that could be a very good entry point. Second, if I am a young investor but मुझे थोड़ा सा skeptical है, I'm not, I get little panic अगर मेरे पैसे थोड़े कम दिखते हैं मुझे, then hybrid is the best place. Actually, hybrid fund का new investors के लिए best scenario होता है. But of course, if you're slightly more risk one, then you can start with equity also. But if you're still, dipping your legs, trying, testing the water kind of thing, then definitely go with it. Hybrid may be options are there, like you can start with balance advantage fund jahan pe your equity levels can vary from like as low as 35 to as high as like 80-90% kind of, sorry, as low as 65 and as high as 90% also. So आप fund managers को call लेने देना चाहते हो to see that कि how it can work for them, so वहाँ पे आप BAF में जाइए। अगर वहाँ पे भी आपको थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच चाहिए तो देन यू कम टू इक्विटी सेविंग्स कैटेगरी, जहाँ पे योर इक्विटी लेवल्स विल बी फर्दर लोअर्स, आपका थोड़ा आर्बिट्राज लेवल हाई रहेगा एंड देन यू हैव सम डेट एक्सपोजर, सो दैट कुड बी अनदर वन। सो अगेन डिपेंड्स ऑन कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है। इफ यू आर रियली नेफ एंड यू आर रियली वरिड कि आपको बिल्कुल पैसा लॉस नहीं चाहिए है एंड कॉन्शियस रहते हैं, तो यू कैन स्टार्ट विद इक्विटी सेव जो कि स्लाइटली मोर कम रिस्क होता है कंपेयर टू द बैलेंस एडवांटेज देयर। Okay. Then it comes कि अगर आप न्यू इन्वेस्टर्स है and you not comfortable with equity, then you can also start with debt because it's a new product. For some people it's a very new product, they are very scared to even as a product to try. Then you can start with debt funds to give it a try to a product and then move towards the hybrid and equity. So that could be a step for them. Completely depends कि investor क्या चाहता है, but obviously there are varieties of option in mutual fund जो आपके रिस्क और एपेटाइट को सूट करेंगे, so one has to take that conscious call on that. Okay. So just as a recap, कौन से equity funds में invest करना चाहिए? अगर मुझे as an investor मैं risk ले सकती हूँ और मुझे pure equity funds में invest करना है, then which category should I look at? I think if I'm a new, then you can look at a large cap or a flexi multi cap kind of one जो थोड़े से stable रहते हैं and gives you a market flavor. That could be the two on equity side, which I believe कि investors first time on the equity side can have a look. Okay. Otherwise, go to hybrid, do BAF or ESF, equity savings fund. That could be another best option for them. Okay. Wonderful. All right. So Shikha, आप ये बताइए कि आपका favorite equity fund कौन सा है? Like which category of funds is your favorite? And help us understand कि आप अपने equity investments को कैसे manage करते हैं? Do you have SIPs? How do you manage your equity investments? Okay, so if it comes to me, I don't have a personal favorite because I know different things work at a different time. So I always love diversification.
Okay, so if you ask me today कि आपका portfolio कैसा है, I'll say it's diversified. I have different kinds of equity funds, different kinds of hybrid funds there in my portfolio. And best way to invest across them is to go through SIP. You should have like multiple SIPs and different funds running at a point in time, and you should always top up on those SIPs. Every year जब increment मिलता है आपका, आप job change करते हो या आपका savings बढ़ता है, you should top up about the same percentage in your SIPs. That's how you create the wealth there. Okay. सेकेंड चीज होता है, एक तो आप SIP ऑफ कोर्स देखते हो, सेकेंड इफ यू गेट सम लमसम मनी, आप उसको ब्रेक डाउन करके STP ऑप्शंस के थ्रू और डायरेक्ट ऑप्शंस के थ्रू ऑल्सो आई लाइक टू इन्वेस्ट any additional purpose if I have in the hand. So that's another way I look into it. Um, Again, saying no personal favorite, but I like to diversify. I have maybe something in the large cap category, something in the multi cap category, a bit on the multi asset and PAF side also. So I have across it because that nothing will work every year. Sometimes, even in fact, there are times when gold has not performed better. There are times when international funds have done better. So you should look at that kind of diversification in your portfolio, and you should make your portfolio your favorite, not one particular category your favorite kind of. Okay. So शिखा भी नया साल आने वाला है and of course I think हम सब नए साल में बहुत सारे resolutions लेते हैं. So help us understand कि पैसे को लेके money related हमें क्या resolutions लेने चाहिए in 2024. Okay. Passive related first, go promise and start. I will say rather start. Your first SIP should get deducted on 1st Jan itself. That's the best way to invest in the market. Like it creates discipline in you. कभी मंथ में पैसे कम है ज़्यादा है, doesn't matter, वो आपके अकाउंट से कट जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा. And that's the best thing, क्योंकि the moment आप पैसा डालना चाहते हो, आप सोचने लगते हो, अच्छा इस महीने थोड़ा कम डाल देते हैं या इस महीने आज नहीं डालते हैं. So SIP creates that discipline in you कि आपका हर महीने पैसे कटेगा, एंड एवरी टाइम यू गेट अ सैलरी यू हैव टू कीप दैट प्रोविजन इन फ्रंट फॉर यू, क्योंकि ऑप्शन नहीं होता. दैट्स वन थिंग आई थिंक पीपल शुड डू दैट रेजोल्यूशन एंड एक्चुअली स्टार्ट क्लिकिंग द नंबर कि 1st Jan को कट जाना चाहिए काइंड ऑफ स्टफ. दैट इज समथिंग आई थिंक पीपल शुड डू. देन टू, इफ यू आर ऑलरेडी डूइंग इट, स्टार्ट थिंकिंग ऑफ टॉपिंग अप. क्योंकि क्या होता है, हम जैसे ये साल हमने 2-3 SIPs कर दी, अब वो 5 साल तक चल रही है. वी आर नॉट थिंकिंग ऑफ either topping up to that or doing a new one. So always go back and reevaluate your financials कि आपने जिसमें किया है वो फंड्स कैसे हैं, कुछ नया फंड में आप कर सकते हो, उसी में और पैसे बढ़ा सकते हो. That is something I think which people should do. And third, make a resolution that you will map it to your goals. You will not look long term funds from a short term perspective और short term funds में आपका पैसा बहुत टाइम तक रखा है. You should always have that goal clear in your mind. Maybe let's say कि अगर आपका न्यू ईयर रिजोल्यूशन है कि मुझे ये साल एक फॉरेन ट्रिप करनी है, then you start investing for that foreign trip from the January itself. तब जाके आपका वो ड्रीम पूरा होगा. So for every resolution you have which needs money, start investing for that, so that you are actually able to do it. Otherwise, year end may we just look at what we tried to do and what we did, and it doesn't match at all. So if you want to match financially, we need to be strong, and that's where you should start your SIP for those goals. I think more than anything else, अगर लोग यही रेजोल्यूशन ले लें कि हमें अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करना है, चाहे वो SIPs हो या चाहे वो जस्ट कोई भी कैटेगरी में हो, बट स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट्स. आई थिंक वही एक बड़ा स्टेप होता है इन्वेस्टर्स के लिए. एक बार And once you start it now, then you don't have to look back, क्योंकि वो automatically start getting deducted. So that's why I say कि जिस चीज में आपको पैसे खुद से नहीं डालने पड़ेंगे, अपने आप जाएंगे, that will go very smooth. You just have to start it. Yeah, वो convenience aspect दोबारा आ जाता है that we were talking about. Okay, so अभी आपने हमें ये बताया कि हमारे पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई होना चाहिए. लाइक यू सेड कि आप भी अपने पोर्टफोलियो को अच्छे से डाइवर्सिफाई करते हैं. कैन यू बी अ लिटिल मोर स्पेसिफिक अबाउट दैट? सो हेल्प अस अंडरस्टैंड कि आप अपने पोर्टफोलियो को एग्जैक्टली कैसे डाइवर्सिफाई करते हैं. मे बी हेल्प अस अंडरस्टैंड कि मैं कितना परसेंटेज ऑफ पोर्टफोलियो एक कैटेगरी में होना चाहिए, कितना परसेंटेज दूसरी कैटेगरी में, बिकॉज वी वांट टू गिव आवर व्यूअर्स वेरी स्पेसिफिक आंसर्स, क्योंकि अगर कोई कंफ्यूज्ड है तो वो they can just pick the answers and implement. Okay, so if I have to be specific, then I divide it in a certain way so that one can pick what he's looking for, kind of. So let's say you have a goal. Always look from a goal perspective. आपका goal है कि मेरा let's say कि let's take a small thing, 100 rupees है, ठीक है. मेरा goal है कि मुझे इसके अंदर wealth creation भी करना है,
मुझे इसके अंदर कार भी खरीदना है, मुझे इसके अंदर एक ट्रिप भी करना है, मुझे अपना थोड़ा बहुत पैसा कभी कंटिजेंसी कुछ इमरजेंसी आ गई उसके लिए भी रखना है। ओके, सो लेट्स टेक अ वेरी स्मॉल एग्जांपल, यू हैव 100 रुपीज टू डिवाइड इनटू इट। द फर्स्ट थिंग कि आपको कंटिजेंसी प्लानिंग में कितना रखना है, तो फॉर दैट यू हैव फंड्स लाइक मनी मार्केट फंड्स, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स, जहाँ पे आप शॉर्ट टर्म के लिए पैसे पार्क कर सकते हो। सो दैट इज समथिंग, वो परसेंटेज आप पहले उसमें डाल के रखो। दैट इज द फर्स्ट थिंग आई थिंक वन शुड लुक फॉर। इंपॉर्टेंट, कभी जॉब चली जाती है, कभी सडनली पैसे की जरूरत पड़ गई, तो यू शुड ऑलवेज हैव दैट प्रोविजन। दैट इज समथिंग आई थिंक पीपल शुड लुक फॉर। देन फॉर योर गोल्स, लाइक कार खरीदनी है, ट्रिप खरीदने हैं, उसके लिए आप शायद हाइब्रिड फंड्स देख सकते हो, लाइक इक्विटी सेवर और शॉर्ट टर्म डेट फंड्स देख सकते हो। सो दिस काइंड ऑफ फंड यू लुक फॉर समथिंग विच इज 1 year और बिटवीन 1 to 2 years काइंड ऑफ स्पेस। तो वहाँ के लिए आप उस तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट्स डिवाइड करने लगो। फिर आप देखते हो कि आपके 3 years गोल्स जो होते हैं, लेट्स से कि आपको जो कार खरीदनी है वो 2 साल बाद खरीदनी है, 2.5 years बाद खरीदनी, तो देन यू स्टार्ट लुकिंग एट अ बैलेंस एडवांटेज फंड काइंड ऑफ स्पेस, जो कि क्योंकि आपको पता है कि मुझे खरीदनी है उस समय, आई डोंट वांट मार्केट वॉलिटिलिटी टू इम्पैक्ट मी सो मच, तो आप बैफ की तरफ मूव कर जाओ, क्योंकि वो आपकी वॉलिटिलिटी, मार्केट वॉलिटिलिटी मैनेज कर लेगा बाय चेंजिंग इक्विटी एलोकेशन। सो वो शॉर्ट शॉर्ट चीज़ें आपको उन फंड्स के थ्रू मिल जाएंगी। देन यू लुक फॉर अ वेल्थ क्रिएशन पर्सपेक्टिव कि कल को मुझे डाउन द लाइन घर खरीदना है, रिटायरमेंट प्लानिंग करना है, मतलब वॉट एवर लॉन्ग टर्म गोल्स जो भी है लोगों के। फॉर दैट यू स्टार्ट लुकिंग एट, आई थिंक वो जो पैसा बचता है उसमें से यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग योर 70-80% टुवर्ड्स द डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड लाइक फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, लार्ज कैप, मिड कैप फंड्स। एंड देन यू फॉर अ लॉन्गर, स्लाइटली लॉन्गर होराइजन्स जो रहेंगे, उसके लिए आप थोड़ा थीमेटिक फंड 10-15% देख सकते हो। तो इस तरीके से पूरा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो सकता है बेस्ड ऑन व्हाट यू, हाउ यू वांट टू प्लान योर लाइफ। तो सबसे पहले प्लानिंग कीजिए एंड देन अगेंस्ट दैट मैप ईच फंड्स, एंड दैट्स इजीली यू कैन डू योर फाइनेंशियल प्लानिंग एंड इन्वेस्ट, डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। Beautiful. Okay. So, Shika, just as a summary of the whole episode that we've had with you, ये last question, ये आप पूरा summary करके हमें बता सकते हैं। तो one is, एक फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर के लिए ऐसे क्या थंब रूल्स होने चाहिए फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू जो उनको फॉलो करने चाहिए, प्लस हेल्प अस अंडरस्टैंड, आप इतने सालों से खुद इन्वेस्ट कर रही होंगी, तो आप ये बताइए कि आपने ऐसी क्या गलतियां की हैं जिनसे हम सब कुछ सीख सकते हैं। डेफिनेटली। सो द फर्स्ट थिंग आई थिंक, ये जो हम सब गलती करते हैं इज डोंट रन बिहाइंड द रिटर्न्स। ओके, कभी भी इन्वेस्टमेंट फंड उठा के अच्छा ये अच्छा दिख रहा है, इसके रिटर्न्स अच्छे हैं एंड देन यू इन्वेस्टेड, दिस शुड नॉट बी एन अप्रोच एट ऑल। ओके, वन शुड लुक एट द रिटर्न्स, बट वो सिर्फ सिंगल पैरामीटर नहीं होना चाहिए है। सबसे पहले तो आप समझिए कि आपको किस तरह के फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, प्लस उसकी कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न्स क्या है। आज वो अच्छा दे रहा है, आज 1 साल पहले अच्छा था, 2 साल पहले अच्छा था, और उसका क्या पोटेंशियल है कि वो आगे अच्छा देगा। सो मे बी रिस्क रेशियोज जो होते हैं मे बी डिफिकल्ट फॉर एन इन्वेस्टर टू अंडरस्टैंड, बट थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए कि शार्प पे कैसा है, इन्फॉर्मेशन रेशियो कैसा है, और ये सारी डिटेल्स आर वेरी इजीली अवेलेबल। सो आई थिंक सिर्फ रिटर्न्स के अलावा ये सारी चीज़ें भी देखनी चाहिए कि इन्वेस्टमेंट फिलोसफी क्या है, एंड देन चूज अ फंड। Okay, and choose a fund which matches your risk, which matches your tenor. अगर कोई fund volatile है and it takes sleep away for you, रात को नींद नहीं आ रही है उसके returns देख के, do not invest in such kind of. Go with the one which gives you peaceful sleep. Okay, so one key I think everyone makes a mistake on, कि एक तो रिटर्न्स के पीछे भागते हैं, एंड दूसरा थोड़ा भी नॉइज होता है मार्केट में, वॉलिटिलिटी आती है, एंड यू सडनली यू पैनिक एंड यू स्टार्ट विथड्रॉइंग। दैट इज समथिंग आई थिंक पीपल शुड नॉट डू। व्हेन यू इन्वेस्ट इन इक्विटी मार्केट, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से होना चाहिए। अगर आप एक मल्टी कैप फंड में डाल रहे हो या फ्लेक्सी कैप फंड में डाल रहे हो, योर विजन शुड बी ऑलवेज 3 years एंड अबव। आपको ये लगता है ये नॉइस जो मार्केट में है आज से 3 साल, 7 साल, 8 साल बाद तक का इम्पैक्ट दे रही है, देन यू थिंक थ्रू इट। क्योंकि ऐसे कितने इवेंट्स आए और गए एंड योर मार्केट हैज रिकवर्ड। ओके, वी हैव सफर्ड सच अ बिग इवेंट लाइक कोविड, उसमें एक डिप आया, देन मार्केट रिकवर्ड वेरी वेल। जो पॉलिटिकल वॉर्स हुए, डिप हुआ मार्केट में, ऑयल क्राइसिस हुआ, एनबीएफसी क्राइसिस हुए, एवरीथिंग, बट मार्केट रिकवर्ड। सो ऑलवेज थिंक दैट कि लॉन्गर टर्म में मार्केट विल डू वेल और मार्केट विल रिकवर इट। तो शॉर्ट टर्म नॉइजेस जो है उसमें रिएक्ट करना या ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए है। That will actually lead you to like make losses or withdraw at an unfavorable time.
So that is, I think, two lessons which I want to tell people: do not do this, do not run behind the returns, and do not get impacted by the market sentiments or media noises kind of stuff. Sure. And thumb rules? Thumb rules: one, SIP is one of the best way to invest. Definitely, you should do SIP, and you do top up in your SIPs with time. Okay. Market volatility is your friend, so do not get very impulsive around it. Keep your SIPs on, do not stop it. And third, I would say that जब भी आपके पास लमसम होते हैं, तो try and invest those lump sums also. जब ऐसा एक SIP तो हमारा monthly चलता है, right? But sometimes you have some additional pockets, your bonuses or something like that. Plan that very well and invest it accordingly. So always, and one more thing, plan as per your goals. आपको छोटे से छोटे रिक्वायरमेंट के लिए जो 3 महीने बाद आने वाली है और जो 30 साल बाद आने वाली है, सबके लिए इन्वेस्टमेंट्स होने चाहिए. So that is how you should plan your investments. Okay. And last question for you, Shikha. हमारे viewers के लिए कोई book recommendations? Okay. A long time back, I read a book. I think that simplifies the financial planning and how you should do financial planning. Is the One Page Financial Plan by Carl Richards. Very easy to read, very easy to understand basics, but वो actually बताते हैं कि आपको कैसे अपनी financial planning करनी चाहिए है. And second, I think The Joys of Compounding by Gautam Braid, which talks about कि market कैसे invest करता है, तो आपको थोड़ा सा investing में एक knowledge मिलता है, and very simple language for a layman to understand kind of. I think ये दो book अगर कोई new investors है तो पढ़नी चाहिए है. It will help you out to understand very well. Sure. Thank you so much, Shikha. Thank you for all your time. I'm very sure कि इस episode के बाद हमारे viewers को बहुत सारी learnings मिली होंगी. This is, I think, going to be featured as the last episode of the year. So thank you so much, for joining us in this episode, and we look forward to having you, another time as well. Thank you. Thank you so much, Amrita. I was so happy talking to you. Thank you. Thank you. Thank Wow, what a wonderful conversation with Miss Shikha. I'm sure आप सबको इस एपिसोड से बहुत सारी learnings मिली होंगी, and I'm sure you guys are waiting for the next one. तो जल्दी जो भी हमने उनके साथ points discuss किए वो मैं आपके लिए summarize कर देती हूँ. तो सबसे पहले हमने ये discuss किया कि SIPs अगर देखा जाए तो बहुत consistently grow हो रही हैं. जहाँ पे Jan 2021 में SIPC 8,023 crores, वहीं November 2023 में SIPC 17,073 crores. The kind of growth that we have seen. लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं कि उनके पास पैसा निवेश करने के लिए नहीं है, एंड दे आर स्टिल स्पेंडिंग मनी ऑन OTTs एंड फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स. तो मिस शिखा का ये कहना है कि लोग SIPs में इन्वेस्ट कर रहे हैं बिकॉज दैट्स वन ऑफ द इजियर वेज ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स, और काफी लोग म्यूचुअल फंड्स में SIP के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं. लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके पास पैसा इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है तो आप छोटे अमाउंट के SIP से शुरू कर सकते हैं, and then you can grow your SIP as your income increases. फिर जब हमने शिखा के साथ मल्टी कैप फंड्स के बारे में बात करी, शिखा सेज कि जो मल्टी कैप फंड्स होते हैं दे परफॉर्म डिफरेंटली लाइक योर डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स लाइक योर स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, दे परफॉर्म डिफरेंटली एट डिफरेंट टाइम्स. तो जो मल्टी कैप फंड्स होते हैं जिनमें 25% एक्सपोजर स्मॉल कैप स्टॉक्स में होता है, 25% मिड कैप और 25% लार्ज कैप स्टॉक्स में होता है, और जो आखिरी का 25% है वो फंड मैनेजर के डिस्क्रेशन पे रहता है. तो शी ऑल्सो सेज कि जब हम मल्टी कैप फंड्स की बात करते हैं, जो मल्टी कैप फंड्स होते हैं ये आपको लार्ज कैप का एक्सपोजर देते हैं विच आर मोर कंज्यूमर ओरिएंटेड, और ये आपको मिड कैप और स्मॉल कैप का एक्सपोजर देते हैं विच इज मोर इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड. इस साल हमने एक ट्रेंड रिवर्सल देखा जहां पे हमने एक्टिवली मैनेज लार्ज कैप फंड्स को जो है अपने बेंचमार्क को बीट करते हुए देखा, बेटर देन द मिड कैप एंड द स्मॉल कैप फंड्स कंसिडरिंग द मार्केट सोल्ड. तो शिखा सेज कि जनरली जो एक्टिवली मैनेज फंड्स थे वो अपने बेंचमार्क को बीट करने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे बिकॉज ऑफ सेबीज न्यू रूल फॉर फंड ट्रैकिंग यूजिंग द टोटल रिटर्न इंडेक्स और TRI. तो अगर आपको बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना है तो आप पैसिव फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं टू गेट द नेसेसरी लार्ज कैप एक्सपोजर. लेकिन अगर आपको अल्फा जनरेट करना है विच इज द रिटर्न्स अबव द बेंचमार्क, तब आपको एक्टिवली मैनेज फंड्स में ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा. सो आइडियली अ मिक्स ऑफ बोथ पैसिव फंड्स एंड एक्टिव फंड्स वुड बी अ गुड अप्रोच. फिर हमने थोड़ा सेक्टरल फंड्स के बारे में बात करी एंड द फैक्ट कि काफी इन्वेस्टर्स सेक्टरल फंड्स को चेज कर रहे हैं. तो शिखा सेज कि जनरली इन्वेस्टर्स ऐसे इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट
करते हैं जिन्होंने रिसेंटली अच्छा किया है, एंड कंसिडरिंग कि सेक्टरल फंड्स ने रिसेंटली काफी अच्छा किया है, वी हैव अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स चेजिंग दीज फंड्स। आइडियली जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स होते हैं उनको डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में पैसा डालना चाहिए, जहां उनका पैसा स्प्रेड आउट होता है अक्रॉस डिफरेंट स्टॉक्स एंड डिफरेंट सेक्टर्स टू प्रोटेक्ट देयर पोर्टफोलियो। ऑल्सो सेक्टरल फंड्स में जो एक बड़ा चैलेंज है वो ये है कि आपको अपना एंट्री और एग्जिट को टाइम करना पड़ेगा टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट, जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स के लिए इजी नहीं होता है। शी ऑल्सो सेज कि जो सेक्टरल फंड्स होते हैं वो आपके सैटेलाइट पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकते हैं। फिर हमने शिखा से बेस्ट इक्विटी फंड्स के बारे में पूछा फॉर फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स। शिखा सेज कि आइडियली एक इन्वेस्टर को अपने रिस्क प्रोफाइल के बेसिस पे फंड सेलेक्ट करने चाहिए, लेकिन जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स होते हैं वो लार्ज कैप फंड से अपनी इन्वेस्टमेंट्स को शुरू कर सकते हैं इफ दे वांट टू स्टार्ट देयर इन्वेस्टमेंट्स विद इक्विटी फंड्स। लेकिन अगर एक इन्वेस्टर है जिनको इक्विटी फंड्स में नहीं इन्वेस्ट करना है, उनको ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, तो वो हाइब्रिड फंड से भी शुरू कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स, फंड्स लाइक द बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स, जो वॉलेटाइल मार्केट के लिए काफी सूटेबल रहते हैं। हाउएवर शी सेज एज एन इन्वेस्टर आपको SIPs के थ्रू ही इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड शी ऑल्सो सेज कि अगर आप बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव हैं तब आप डेट फंड से भी शुरू कर सकते हैं, जो बेसिकली आपका पैसा फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। फिर हमने शिखा से पूछा कि हम एक इफेक्टिव डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। शिखा सेज कि आप मनी मार्केट फंड्स या फिर अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स में पैसा फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपका गोल है कि आपको अगले 3 साल में कार खरीदनी है, तो आप एक हाइब्रिड फंड लाइक अ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में 3 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपका गोल है वेल्थ क्रिएशन ओवर द लॉन्ग टर्म, तब आप फ्लेक्सी कैप फंड्स, मल्टी कैप फंड्स या लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आइडियली जो स्मॉल कैप फंड्स होते हैं वो हमारे सैटेलाइट पोर्टफोलियो का हिस्सा होते हैं, बेसिकली टू एनहांस द ओवरऑल म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिटर्न्स। फिर हमने शिखा से उनकी कुछ लर्निंग्स के बारे में पूछा फ्रॉम द इक्विटी फंड्स, एंड शी सेज कि सबसे पहले कभी भी पास्ट रिटर्न्स को चेज नहीं करना चाहिए, बल्कि कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न्स को देखना चाहिए। देन शी ऑल्सो सेज कि मार्केट नॉइज को इग्नोर करना चाहिए और ऐसे फंड्स को सेलेक्ट करना चाहिए जो आपकी रिस्क प्रोफाइल को मैच करता है। शी ऑल्सो सेज कि हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करिए, बिकॉज इवेंचुअली इन द लॉन्ग टर्म मार्केट्स किसी भी क्राइसिस को ओवरकम कर सकती है। SIPs के थ्रू इन्वेस्ट करिए, बिकॉज SIPs आर अ वेरी इफेक्टिव वे ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। और फिर अपने SIPs को टॉप अप भी करिए एज योर इनकम राइजेस। देन शी ऑल्सो सेज कि वॉलेटिलिटी जो है इज योर फ्रेंड एंड नॉट योर एनिमी। So that was about it in this particular episode. I do hope you had some amazing learnings. Please do like this video, share it with everyone, and please do subscribe to the Grow Mutual Fund channel, and I'll see you next week. Thank you. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.